BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेटो इत्तेहाद को बेकार करार देने पर यूरोपीय रहनुमाओं को तशवीश। क्या आने वाले दिनों में अमरीका और यूरोप एक पेज पर होंगे? फ्रांस में फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े पर कॉन्फ्रेंस, 70 ममालिक की शिरकत, लेकिन इस मसले के हल की कोशिशों को कोई नई तहरीक न मिल सकी। और मुलाकात करेंगे तो ऐसी कश्मीरी बहनों से जिनके हौसले वादी में नासाजगार हालात के बावजूद भी पस्त नहीं हुए। अमरीकी मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस का चार्ज संभालने में कुछ ही दिन बाकी हैं। बरतानवी अखबार द टाइम्स और जर्मन अखबार बिल्ड से खुसूसी इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खारजा पॉलिसी की तफसीलात बताते हुए जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की पनाह गुज़ीनों के हवाले से पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया और बरतानिया से फौरी तिजारती मुआहदे का वादा किया है। मिस्टर ट्रंप ने मगरबी ममालिक के फौजी इत्तेहाद नेटो के बारे में कहा कि ये बेकार हो चुका है। तफसील के साथ गजनफर हैदर। मिस्टर ट्रंप ने जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के पनाहगुज़ीनों को जर्मनी के अंदर आने की इजाज़त देने के फैसले को संगीन गलती करार दिया। उन्होंने रूस के साथ ताउन की भी बात की और कहा कि अगर मॉस्को अपने न्यूक्लियर हथियारों में कमी करेगा तो वो इसके एवज रूस पर से पाबंदियां उठा लेंगे। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार न्यूयॉर्क में मौजूद अपने दफ्तर ट्रंप टावर में जर्मन और बरतानवी अखबारात के साथ अपनी खारजा पॉलिसी की तफसीलात बयान करते हुए किया। मिस्टर ट्रंप ने कहा कि उनकी तरजीहात अमेरिका के लिए शफाफ तिजारत के मुआहदे करना और मुल्क की सरहदों को महफूज बनाना है। उनका ये भी कहना था कि अमेरिका को दीगर दुनिया के साथ अपने तिजारती खसारे पर बात करना होगी, खास तौर पर चीन के साथ। मिस्टर ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी इंतजामिया फ्री ट्रेड के बजाय स्मार्ट ट्रेड को तरजीह दे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इराक पर सन 2003 में की जाने वाली चढ़ाई बदतरीन फैसला था। मिस्टर ट्रंप ने बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के फैसले को सराहा और कहा कि मुल्क अपनी शनाख्त चाहते हैं और बरतानिया अपनी शनाख्त चाहता था। नौमुंतखब अमरीकी सदर चंद रोज़ में व्हाइट हाउस का चार्ज संभालने वाले हैं। उनका ये इंटरव्यू इस वक्त आया है जब बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे यूरोप से निकलने के फैसले के बारे में हतमी तफसीलात का ऐलान करने वाली हैं। यूरोप में दाएं बाजू की सियासत जोर पकड़ रही है और बरतानिया के यूरोप से निकलने के फैसले के बाद कई यूरोपीय रियासतों में भी दाएं बाजू की जमातों की मकबूलियत में इजाफा देखा गया है। ऐसे में सवाल ये है कि नए अमरीकी सदर की सोच और यूरोप का मुस्तकबिल आपस में कितना हम आहंग होगा। गजनफर हैदर, BBC न्यूज़। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त पेरिस से हमारे साथ बज़रिया स्काइप बराह रास्त मौजूद हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार वाहिद निराव ने सरबीन में खुश आमदीद। अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप की जो सदारत है उससे यूरोप और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं उन पर क्या असर पड़ता नज़र आ रहा है आपको? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। कल जो मिस्टर ट्रंप ने अनाउंसमेंट्स की कि नेटो बिल्कुल बेकार हो गया है, नेटो के जो यूरोपियन सदस्य हैं वो अपना जो कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं वो देना नहीं चाहते हैं। उनका कहना कि वो और देशों की तरफ देखेंगे, जो यूरोप उनके व्यू में पुराना हो गया है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी चर्चा हुई है और यहाँ पर काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं जैसे जर्मनी के वाइस प्रेसिडेंट, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी काफी सारी कमेंट्स आई हैं। तो इस वक्त जर्मनी का कहना है कि हमने यूनिटी दिखानी चाहिए, यूरोप के अंदर भेदभाव नहीं आने चाहिए और यूरोप को एक कदम से आगे बढ़ना है। यहाँ पर ये लोग देख भी रहे हैं कि किस तरीके से मिस्टर ट्रंप ब्रिटेन और यूरोप के बीच में डिवीजन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी वाजू, जैसे कि आपने कहा कि नेटो के हवाले से जो मिस्टर ट्रंप का बयान था उस पर जाहिर है वहाँ रिएक्शन आई है, लेकिन अमली तौर पर यूरोप के लिए इससे मसाइल तो पैदा होते हैं ना अगर अमेरिका ये कहता है कि नेटो बेकार हो गया है। देखिए, नेटो अमेरिका का ये पुराना कंप्लेंट है नेटो के बारे में कि जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो जितना पैसा देना चाहिए उतना नहीं देते। यूरोपियंस कहते हैं जब युद्ध होगा, जब जंग होगा तो हमारी जमीन जो है वहां पर जंग होगा, अमेरिका में तो जंग होने वाला नहीं है। थिएटर ऑफ वॉर जो होगा वो यूरोप में होगा, इसलिए हम ज्यादा प्राइस
देते हैं। ठीक है, आप ज्यादा पैसे देते हो, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि अमेरिका ज्यादा, उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी है, हम छोटे छोटे देश है, मुल्क है, जहां से ज्यादा पैसा हम नहीं दे पाते। लेकिन उनका ये कहना है कि यूरोप में ये लोग सोच रहे हैं कि इस वक्त ट्रम्प और अमेरिका और रशिया के क्या रिलेशंस होंगे, इसके ऊपर बहुत सोच चल रही है, क्योंकि वो देखते हैं कि रशिया यूरोप के लिए खतरा बन रहा है और अमेरिका रशिया के साथ दोस्ती मिलाना चाहता है। बिल्कुल। और वाजू जी, जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी है, उससे क्या यूरोप में जो दाएं बाजू की कुव्वतें हैं उनको भी फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, कई लोग जो हैं, जैसे जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी दिन यहाँ की जो एक्सट्रीम राइट लीडर है मारिन ले पेन, वो ट्रंप टावर में न्यूयॉर्क में पहुंच गई थी। उनको मिस्टर ट्रंप से इंटरव्यू तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो वहां पर थी और उन्होंने कई बार कहा है कि मैं ट्रंप के साथ हूँ, मैं उनकी जो पॉलिसीज हैं इमिग्रेशन पे हो या मुस्लिम्स पे हो या जॉब सिक्योरिटी पे हो, टैरिफ बैरियर्स, ट्रेड के ऊपर, मैं पूरी तरह से उनमें शामिल हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ। लेकिन जब से मिस्टर ट्रंप ऐसी थोड़ी सी उल्टी सीधी बातें करने लग गए हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सट्रीम राइट वोटर्स हैं, उनमें थोड़ी सी सोच आ गई है कि क्या हमने ये करना चाहिए या नहीं। पेरिस से वायजू निराव ने हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मशरिक़ वस्ता का शुमार ऐसे खित्तों में होता है जिन पर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के दौरान असरात मुरतब हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल में अमरीकी सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का कह चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत ही मुतनाज़ अमल होगा। इसी दौरान 70 से ज़्यादा ममालिक के नुमाइंदों ने पेरिस में इकट्ठे होकर मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के हवाले से बातचीत की है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में न तो इसराइल ने शिरकत की और न ही कोई फ़लस्तीनी नुमाइंदा मौजूद था। पेरिस से ह्यूज कोफील्ड की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं फराज हाशमी। पेरिस में मशरिक़ वस्ता अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, लेकिन इसराइल और फ़लस्तीनी नुमाइंदों की गैर मौजूदगी में। कुछ का कहना है कि ये कॉन्फ्रेंस बेमकसद थी, लेकिन मेज़बान फ्रांस का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। कई मुकर्ररीन ने इस कॉन्फ्रेंस की अफादियत के बारे में सवालात उठाए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये इंतहाई अहम है और इसके नताइज दूररस होंगे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जारी होने वाले एलामिये में मसले फ़लस्तीन के फ़रीक़ैन से कहा गया कि वो 2 रियासती हल के मंसूबे के लिए अपने अज़्म का इआदा करें और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे इस हल की राह में रुकावटें पैदा हों। हस्ब तवक्को इसराइल का रद्द अमल शदीद था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस फ्रांस और फ़लस्तीनियों की इसराइल मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन चंद दिनों ही में अमरीका में इसराइल की हामी इंतज़ामिया इक़्तिदार संभालने वाली है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर कुछ ज़्यादा हासिल तो नहीं हुआ, सिवाय इसके कि दुनिया में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, आज भी दुनिया के अक्सर ममालिक मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए 2 रियासती हल के मंसूबे के हामी हैं। पेरिस से ह्यूज कोफील्ड की रिपोर्ट। और अब कुछ दीगर खबरों पर एक मुख्तसर नज़र। मिस्र की एक अदालत ने हुकूमत के उस फैसले को खिलाफ कानून करार दे दिया है जिसमें बुहर अहमर में 2 जजीरों को सऊदी अरब के हवाले किया जाना था। मिस्री हुक्काम का मौक़िफ़ है कि मज़कूरा जजीरे हमेशा से सऊदी अरब की मिल्कियत थे और मिस्र को सिर्फ निगरानी के लिए दिए गए थे। मिस्र में हुकूमती फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज हुआ था। एक तुर्क मालबरदार तैयारा किर्गिस्तान के दारकूमत बिश्केक के नज़दीक आबादी पर गिरकर तबाह हो गया है, जिसके नतीजे में कम से कम 37 अफराद हलाक हो गए हैं। किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि तैयारे की तबाही की वजह शायद पायलट की गलती है। शाम के जंगजू ग्रुपों ने तस्दीक की है कि वो शाम में क़याम अमन के लिए कज़ाकिस्तान के दारकूमत आस्ताना में होने वाली बातचीत में शरीक होंगे। जैश-उस-सलाम नामी गिरोह के एक अहलकार मोहम्मद आलूश ने कहा है कि वो बागियों के वफ़द की सरबराही करेंगे।
और ओमान ने कहा है कि ग्वांतानामो से रिहा होने वाले 10 कैदी मुल्क वापस पहुंच गए हैं। ओमान की वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि इन रिहा होने वाले कैदियों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कबूल किया गया है। ओमान रिहा होने वाले इन कैदियों को आर्जी रिहाइश मुहैया करेगा। अमरीका ग्वांतानामो बे की जेल में बाकी रह जाने वाले कैदियों को मुख्तलिफ ममालिक के हवाले कर रहा है। आइए अब एक नज़र डालते हैं BBC उर्दू की वेबसाइट पर। पैनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे की समाअत की खबर इस वक्त bbcurdu.com पर सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में हमारे नामानिगार सुहेल हलीम का इंडियन सियासत पर कॉलम और सैमसंग कंपनी के सरबराह पर धांधली के इल्ज़ाम में मुतवक्की गिरफ्तारी के बारे में खबर भी आपकी तवज्जो हासिल कर रही है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, क्या वादी कश्मीर के सिनेमा घर कभी फिर से तफरीह का मकाम बन सकेंगे? और ऐसी कश्मीरी खवातीन से मुलाकात करेंगे जो वादी में नामसाइद हालात के बावजूद कामयाबी की बुलंदियां छू रही हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। सिनेमा घर तफरीह, आर्ट और सकाफ़त का अहम हिस्सा होते हैं। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी सिनेमा तफरीह का एक मकबूल ज़रिया हुआ करता थे और श्रीनगर और दूसरे शहरों में सिनेमा घर शायकीन से भरे होते थे। लेकिन 25 बरस पहले मुसल्लह तहरीक शुरू होने के बाद ये सिनेमा घर बंद हो गए। इनमें से कई सिनेमा घरों में अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरे जमा रखे हैं। क्या ये सिनेमा घर दोबारा खुल सकेंगे? श्रीनगर से हमारे नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। शिराज सिनेमा कभी ये श्रीनगर का एक मकबूल सिनेमा घर था। आज ये वीरान पड़ा है। अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस के इस्तेमाल में है। श्रीनगर में 1990 से पहले 10 से ज़्यादा सिनेमा घर हुआ करते थे। इन सिनेमा हॉलों में फिल्म देखने वालों का हुजूम हुआ करता था। अभी भी मोहल्लों के नाम यहाँ पे सिनेमा हॉलों से ही जुड़े हुए हैं। जैसे रीगल चौक है, प्लेडियम है, नाज सिनेमा है, कहते हैं नाज के पास चले जाना। लैंडमार्क अभी भी सिनेमा घर हैं। फिरदौस हो गया, शिराज हो गया, तो बड़ा अच्छा कल्चर था। मतलब 90 तक लोग जाते थे। कश्मीर में सिनेमा हॉल जरूर बंद हो गए, लेकिन फिल्मों की मकबूलियत में कमी नहीं आई। आर्ट और सकाफत के रास्ते मसदूद होने के सबब फिल्मों की मकबूलियत बढ़ी है। बस फिल्में देखने का तरीका बदल गया है। मुझे नहीं लगता है कि शौकीन है ज़्यादा सिनेमा जाने के लिए, क्योंकि आजकल जो सिनेमा है गर्मी लगा के रखा है सारे लोगों ने, बहुत ज़्यादा तादाद में खरीदते हैं। जैसे आजकल पेन ड्राइव में चलती हैं या DVDs बना के ले जाते हैं। मूवीज़ का बहुत शौक़ रहता है। जैसे पाकिस्तानी सीरियल्स हैं, हिंदुस्तानी सीरियल्स है, कपिल शर्मा है, इनका शौकीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। लोग भी चाहते हैं कि बंद सिनेमा हॉल्स दोबारा खुलें। ज़ाती तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सिनेमा जो है यहाँ पे खुलने चाहिए। मैं एक बात आपको बता दूँ कि यहाँ पे अभी जो एंटरटेनमेंट का उतना सोर्स नहीं है। दूसरा यहाँ पे उससे एक नाइट लाइफ एक शुरू हो सकती है। यहाँ पे एक बहुत एक ज़रिया भी मिल सकता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए। श्रीनगर को कहा जाता है कि वो स्मार्ट सिटी बनेगी। अगर स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटीज़ में सिनेमाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़रूरी है कश्मीर में। और यूथ आजकल ये सब चाहते हैं, एंटरटेनमेंट, और लोग एंजॉय करते हैं ये चीज़ें। कश्मीर के आर्ट और सकाफत से वाबस्ता लोगों का ख्याल है कि सिनेमा हॉल्स बहाल होने चाहिए। मैं समझता हूँ जब कल्चर में बाकी चीज़ें हैं, हमारा खाना पीना है, हमारा लिबास है, हमारी बोलचाल है, तो ये एक कम्युनिकेशन का एक तरीका है सिनेमा। जैसे टेलीविज़न बंद नहीं हुआ, रेडियो बंद नहीं हुआ, आपका व्हाट्सएप फेसबुक बंद नहीं हुआ, इंटरनेट बंद नहीं, तो सिनेमा ने क्या कर दिया। शहर में बड़े बड़े मॉल्स और तजारती मराकज़ खुलने के बाद अब सिनेमा हॉल्स भी दोबारा खोलने की मांग बढ़ रही है। सिनेमा हॉल्स कश्मीर की रोमानियत और सकाफत का एक अहम हिस्सा थे। फिल्म और आर्ट्स के हल्के ही नहीं, यहाँ आम लोग भी इसकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। लेकिन बरसों बंद रहने के बाद इन्हें दोबारा कैसे शुरू किया जाए, ये एक हसास सवाल है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का जिक्र जारी रखते हैं, जहां मुसलसल कशीदगी से बिलवास्ता या बिलावास्ता सभी ख़वातीन मुतासर हुई हैं। लेकिन ऐसी भी ख़वातीन हैं जो नामसाइद हालात के बीच कामयाबी की बुलंदियां छू रही हैं। 5 माह की कशीदगी के बाद ये ख़वातीन अपनी सरगर्मियां दोबारा बहाल कर रही हैं। ऐसी ही बाज़ ख़वातीन के साथ गुफ्तगू की नामनिगार रियाज मसरूर ने। अफशा मीर और महनाज मीर दोनों बहनें हैं। सिर्फ 1 साल के अंदर दोनों ने कश्मीर में डिज़ाइनर मलबूसात का रवाज कायम किया है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। रुकावटें सबसे पहले घर वालों की तरफ से आई।
तो सबसे पहले माय फादर गॉट अनॉयड, वो बहुत गुस्सा हुए कि नहीं तुम ये क्या है, मतलब यू नो कश्मीरी में जैसे बोलते सिट्स एक तुम दर्जी बनोगी, तुमने बैचलर्स फॉरेन ट्रेड में किया है। कुछ हद तक हमने डिफ़िकल्टीज ओवरकम की है और स्टिल देयर आर सम डिफ़िकल्टीज, मतलब कि व्हेन अ गर्ल स्टार्ट्स अ बिजनेस तो हो जाता है कि नहीं देखो जी लड़की बिजनेस कर रही है। आफशां और महनाज जैसी कई लड़कियां हैं जो आजकल रोजगार के आज़ाद ज़राए की तलाश में अक्सर मशावरत करती हैं। और बेसिकली मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जैसे और कितने लोग हैं यहाँ पे जो कुछ अलग करना चाहते हैं। क्रिएटिव स्पेस नहीं मिलता है खुद को एक्सप्रेस करने का। यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि इट्स गिविंग स्पेस टू यंग पीपल हु कैन कम टुगेदर, शेयर आइडियाज़, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जहाँ हमें ज़रूरत है एक दूसरे की बातें सुनने की, शेयर करने की। क्योंकि आप कश्मीर में भी देख लो, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं हालात के खराब होने के बावजूद भी कर रहे हैं। कश्मीर बॉक्स 4 साल पुराना है, फहद शाह को ले लो 7 साल से काम कर ही रहा है। सो आई फील मतलब यू नो चाहे सराउंडिंग जैसी भी हो, जो भी हो रहा हो, यू कीप ऑन गोइंग। हुकूमत भी आजकल नौजवान सनतकारों के लिए कई मंसूबों का ऐलान कर रही है, लेकिन कश्मीर में खवातीन सनतकारों को न सिर्फ समाजी रवैयों बल्कि सरकारी ताख़ीर का भी सामना है। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने BBC उर्दू के खुसूसी सीज़न क़त्ल व ग़ैरत के दौरान बनने वाली रिपोर्ट्स पर एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सरबीन का अहम मौजू था अमरीकी मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपनी खारजा पॉलिसी के बारे में बरतानवी अखबार द टाइम्स और जर्मन अखबार बिल से खुसूसी इंटरव्यू। उन्होंने जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की पनाह गुज़ीनों के हवाले से पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया और बरतानिया से फौरी तजारती मुआहदे का वादा किया और मगरबी ममालिक के फ़ौजी इत्तेहाद नेटो के बारे में कहा कि ये बेकार हो चुका है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन ख़बरों, तबसरों, तज्ज़ियों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।